Today we are going to start a very interesting topic which is एरोनॉटिकल इंफॉर्मेशन सर्विसेज, जो कि आपका एनेक्शर 15 है। ठीक है, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले एआईएस क्या होता है हम वो देख लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्या है, कुछ तो होना चाहिए ना, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है एआईएस, क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, वो देखेंगे। फिर एआईएस के 3 पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स को अच्छे से इन डिटेल कवर करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही। ठीक है, उसके बाद हम एआईपी भी देखेंगे। एआईएस और एआईपी क्या है, लोगों को बहुत कंफ्यूजन है, कोई बोलते हैं सेम चीज़ है, कोई बोलते हैं डिफरेंट है, क्या है क्या नहीं है, सब देखेंगे। इन सब के अलावा हम क्या करेंगे, एआईपी का सप्लीमेंट और एआईपी के अमेंडमेंट, इन दोनों के बारे में भी पढ़ेंगे एग्जाम रिलेटेड। उसके बाद हम आयरैक के बारे में पढ़ेंगे। ओके, आयरैक पढ़ने के बाद हम नोटैम देखेंगे और टाइप्स ऑफ या सीरीज, जो सीरीज होते हैं वो देखेंगे कि कौन कौन से सीरीज है इसमें। सीरीज को अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद बचा हुआ कुछ होगा, कुछ ट्रिविया लेंगे, कुछ ट्रिविया नॉलेज होगा, ट्रिवियल नॉलेज। उसके बाद स्नोटेम वर्सेस एस्टैम देख लेंगे एंड एयरमेट वर्सेस सिगमेट देख लेंगे। ठीक है, बस ये करने के बाद आपका एआईएस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सो अभी हम लोग अब चालू करते हैं। सबसे पहली बात आती है एआईएस के बारे में। तो देखो यार, एआईएस है, एआईएस का फुल फॉर्म क्या है? एरोनॉटिकल इंफॉर्मेशन सर्विसेज। ठीक है, ये आपके एनेक्चर 15 का पार्ट है। होता क्या है, अगर एआईएस को बहुत स्मूथली, बहुत इजी तरीके से बताओ तो एआईएस क्या है ना, इंश्योर करता है, इट इंश्योर्स द फ्लो ऑफ एसेंशियल और इंपॉर्टेंट, जो भी एसेंशियल या इंपॉर्टेंट आपके एरोनॉटिकल इंफॉर्मेशन है या फिर डेटा है। ठीक है, इसको प्रोवाइड करता है। अब ये प्रोवाइड क्यों करता है? फॉर ऑफ कोर्स सेफ्टी, रेगुलरिटी, कि आप रेगुलेशंस में तो आ रहे हो, एफिशिएंसी ऑफ बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल एयर नेविगेशन। इंडिया में बात कर रहे हो तो इन इंडिया, या फिर कहीं का भी कुछ भी हो। ठीक है, अब इंडियन पर्सपेक्टिव में क्या है, तो जब देखो इंडियन पर्सपेक्टिव में हम बात करते हैं तो सिंपली ये याद रखना कि एआईपी जो है, अगर प्रिंट की बात आती है कि प्रिंट कौन करता है, तो इट इज प्रिंटेड बाय नन अदर देन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बट एआईपी पब्लिश कौन कर रहा है? पब्लिश बाय डीजीसीए। अब देखो सीन यहाँ पे ये है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है। डीजीसीए यहाँ पे करता क्या है ना, कि रेगुलेट करता है आपके एआईएस को एंड स्टैंडर्ड्स को सेट करता है। सो रेगुलेट्स एंड सेट्स स्टैंडर्ड्स, यहाँ पे ये काम होता है। और इसका मैनेजमेंट या पब्लिशिंग कौन करता है? एआई, पब्लिशिंग एंड प्रिंटेड। सो यहाँ पे एआईपी पब्लिश हम नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे स्टैंडर्ड। एआईपी के स्टैंडर्ड्स को कौन देखता है, ध्यान देता है, तो वो डीजीसी है। ओके, अब ये एआईएस जो है वो रेगुलरली अपडेट किया जाता है, इट इज रेगुलरली अपडेटेड। अपडेटेड वाया, तो कैसे कैसे अपडेट होता है? तो अमेंडमेंट के द्वारा, सप्लीमेंट्स, ठीक है, और नोटैम के भी द्वारा। नोटैम स्टैंड फॉर नोटिस टू एयरमैन, ये हम लोग पढ़ेंगे। ओके, इससे जो इंफॉर्मेशन डिसिमिनेट सॉरी डिसिमिनेटेड हो रहा है या फिर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, वो कहाँ से होता है? सो द इंफॉर्मेशन इज डिसिमिनेटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड वाया हेडक्वार्टर, नोटैम, नोटैम ऑफिसेज। मेजर नोटैम ऑफिसेज कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ हैं? सो इट इज दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता एंड वेरियस एआईएस यूनिट। वेरियस एआईएस यूनिट, आपके एयरपोर्ट में भी एआईएस यूनिट होते हैं। ओके, वो भी इंफॉर्मेशन या डेटा प्रोवाइड करते हैं।
तो ये समझ में आ गया हो। अब इसके हम लोग टाइप्स टाइप्स नहीं, इसके हम लोग पार्ट्स के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, बट उससे पहले बात करते हैं एआईपी क्या होता है। देखो यार, अगर मैं एआईपी का बात करूं ना, तो एआईपी एंड एआईएस आर नॉट सेम, दे आर नॉट सेम। एआईपी जो होता है ना, आपके एआईएस का एक पार्ट है। एआईपी इज पार्ट ऑफ एआईएस, ये समझ लेना। एआईपी स्टैंड फॉर एरोनॉटिकल इंफॉर्मेशन पब्लिकेशन। होता क्या है, ये क्या होता है ना, इट इज नथिंग बट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है ये। सो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट कंटेनिंग या हैविंग, इसके अंदर क्या क्या होता है, लास्टिंग एरोनॉटिकल इंफॉर्मेशन जो कि रेगुलरली अपडेट किया जा रहा है। तो ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जिसमें जो एरोनॉटिकल इंफॉर्मेशन है उसको रेगुलरली अपडेट किया, लास्टिंग एरोनॉटिकल इंफॉर्मेशन को रेगुलरली अपडेट किया जा रहा है, अपडेटेड रेगुलरली। ठीक है, इसमें जो इंफॉर्मेशन होता है ना, जो भी इंफॉर्मेशन है वो यूज किसके किसके लिए आता है, तो वो यूज कौन कौन करते हैं, वो यूज करते हैं आपके पायलट्स। सो दिस इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड बाय पायलट्स, या फिर एयरलाइन हो गया, वो भी यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं तो वो भी समझना जरूरी है। एयरलाइंस यूज्ड बिकॉज फ्लाइट प्लानिंग, फ्लाइट प्लानिंग के लिए आपका फ्लाइट प्लानिंग करना भी तो जरूरी है ना, एंड सेफ ऑपरेशन, यहां लिख दे रहा हूं मैं, सेफ ऑपरेशंस। सेफ ऑपरेशन भी तो करना है ना, पैसेंजर का तो आप जान जोखिम में नहीं डाल सकते हो। सो ये होता है एआईपी। अच्छा, एआईपी के बारे में ना अगर हम देखा जाए, सो इफ वी टॉक अबाउट द एआईपी, एआईपी में भी ना कुछ अभी मैं बताया ना आपको एआईएस में, कि एआईएस में इंफॉर्मेशन कैसे दिया जाता है, तो वाया अमेंडमेंट, वाया सप्लीमेंट। ठीक है, तो एआईपी में अगर हम देखें तो एआईपी में आप दो चीज पढ़ोगे, एक तो एआईपी अमेंडमेंट के बारे में पढ़ोगे, अमेंडमेंट्स, और एआईपी आप सप्लीमेंट्स के बारे में पढ़ते हो। तो पहले बात करते हैं एआईपी अमेंडमेंट क्या है और सप्लीमेंट्स क्या है। देखो यार, अगर सप्लीमेंट्स और अमेंडमेंट की बात करें ना तो बड़ा सिंपल है। अमेंडमेंट होता है परमानेंट चेंजेस, चेंजेस। ठीक है, जैसे आप सुने होंगे कि कैसे बताऊं, अगर आप पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट है तो आप सुने होंगे कि अमेंडमेंट आ रहा है, अमेंडमेंट आता है, फिर बिल पास होता है, तब जाके वो लॉ बनता है या नियम कानून बनता है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया जा रहा है, कोई लॉ या प्रोविजन को अमेंड किया जा रहा है, चेंज किया जा रहा है। जैसे एक एक्ट आया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, तो ये क्या था, ये बिल क्या कर रहा था, अमेंडमेंट कर रहा था, परमानेंट चेंजेस कुछ ला रहा था। ठीक है, तो वही होता है कि परमानेंट चेंजेस इसमें लाया जा रहा है। तो अगर कुछ परमानेंट चेंजेस एआईपी में ला रहे हैं तो हम उसको एआईपी अमेंडमेंट का नाम देते हैं। अगर सप्लीमेंट क्या होता है, सप्लीमेंट आर नथिंग बट टेम्पोररी चेंज, कि सपोज करो कोई टेम्पररी मेरे को कुछ चेंजेस लाने हैं। ठीक है, और याद रखना ये जो सप्लीमेंट है, सिर्फ सप्लीमेंट का मैं बात कर रहा हूं, एआईपी जो सप्लीमेंट है वो पब्लिश किया जाता है स्पेशल पेजेस में। अब जो सप्लीमेंट भी होते हैं ना वो दो टाइप के होते हैं। दो टाइप के कौन कौन से होते हैं, एक तो होते हैं ऐसे एक होते हैं लॉन्ग टर्म सप्लीमेंट, एक होते हैं शॉर्ट टर्म। जो भाई साहब लॉन्ग टर्म होते हैं ना वो 3 मंथ से ज्यादा के लिए होते हैं, और जो शॉर्ट टर्म होते हैं वो लेस देन 3 मंथ। ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा। दीज सप्लीमेंट्स आर नथिंग बट टेम्पररी चेंजेस, ये दोनों याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर ये समझ में आ गया हो तो वापस हम लोग एआईएस पे आते हैं। अब एआईएस के 3 पार्ट्स हैं। 3 पार्ट्स कौन कौन से, तो देखो यार, सबसे पहला पार्ट कौन सा होता है, तो सबसे पहला पार्ट होता है आपका जनरल, फिर होता है एन रूट, फिर होता है एरोड्रोम डायरेक्टरी, एरोड्रोम डायरेक्टरी। अब देखो, जनरल में जो चीजें लिखी हुई है उसको याद करने का एक नेमोनिक या एक ट्रिक है।
जो मैं याद किया हूँ नेपल्स से। दिस इज ट्रिक। जनरल के लिए नेपल्स, अभी बताऊंगा क्या है नेपल्स। इन रूट के लिए मेरा क्या है, DNA। और एरोड्रोम डायरेक्टरी के लिए क्या है, नो वॉर मिस्टर। क्या क्या है अब देखते हैं। सबसे पहले हम जनरल में आते हैं, ठीक है। जनरल को हम GEN पे भी डिनोट करते हैं, एंड दिस इज योर फर्स्ट पार्ट, पार्ट 1 है ये, ठीक है। क्या क्या होता है, तो सबसे पहले जनरल में आता है मेरा नेशनल डिफरेंसेस। अब यार नेशनल डिफरेंसेस एक्सप्लेन तो, अच्छा ठीक है, कर ही देता हूं। ये बताता है कि कैसे जो इंडियन एविएशन है, इंडियन एविएशन का जो रूल है डिफरेंट है आईकाओ से। हाउ इंडियन एविएशन रूल्स आर डिफरेंट और डिफर फ्रॉम आईकाओ रूल। था ना, स्टार्टिंग चैप्टर में बताया गया था कि आईकाओ को आपको बताना पड़ता है अगर कुछ आप नेशनल डिफरेंसेस है तो। वो यहाँ पे ये बताता है। दूसरा क्या है, दूसरा है मेरा एरोड्रोम चार्जेस। अब देखो भाई, एरोड्रोम चार्जेस क्या बताता है, एरोड्रोम चार्जेस बताता है कि क्या फी, या फिर अगर आप फी मतलब, एक मिनट होगा, सो व्हाट इज द फीस that they are gonna charge, aerodrome is going to charge, airport is going to charge for airport use। एक एयरक्राफ्ट जा रहा है एयरपोर्ट पे यूज कर रहा है तो कोई फी तो लीव होगा ना, कोई तो फी चार्ज होगा ही। इसमें पार्किंग चार्जेस भी आपके इंक्लूड आते हैं, कंफ्यूज मत होना, पार्किंग चार्जेस भी आते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो नेपल्स बताया था, N हो गया, A हो गया, अब आता है P। P इज पार्किंग चार्जेस। पार्किंग चार्जेस अलग से लिखते हैं हम लोग, ठीक है। अलग से लिखने के लिए आप याद रख सकते हो NAP। अब LES आता है, सो L से क्या हो गया, L से हो जाता है लोकेशन आइडेंटिफायर्स। लोकेशन आइडेंटिफायर्स क्या क्या बताता है, लोकेशन आइडेंटिफायर कुछ नहीं है, ये बेसिकली आपको एयरपोर्ट के कोड्स बताता है, स्टैंडर्ड कोड, स्टैंडर्ड कोड्स बताएगा, ठीक है। अगर आपको एयरपोर्ट आइडेंटिफाई करना है तो आपको स्टैंडर्ड कोड एयरपोर्ट का पता होना जरूरी है ना। उसके अलावा क्या है, उसके अलावा है मेट सर्विसेज ऑन रूट। अब मेट सर्विसेज ऑन रूट क्या होता है, मेट सर्विसेज ऑन रूट अगर सिंपल भाषा में हम बात करें तो ये होता है वेदर सर्विसेज, वेदर सर्विसेज एंड डेटा फॉर रूट। आप जा रहे हो तो आपको कुछ वेदर सर्विसेज भी तो चाहिए होगा ना। देखो वेदर बहुत टेम्परेरी चीज है, समझना क्लाइमेट और वेदर में कुछ अंतर होता है। जो आपका क्लाइमेट होता है ना वो बहुत लॉन्ग पीरियड के लिए होता है, 100 साल 500 साल ऐसा होता है। जैसे जैसे जो इंडिया है वो मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है, ठीक है। तो क्लाइमेट तो चेंज हो नहीं रहा है इंडिया का, 100 200 साल में चेंजेस हो सकता है। बट वेदर जो है वो डे टू डे फेनोमेनन है, हो सकता है 2 घंटे बाद कोई वेदर चेंज आ जाए, तो उसको भी तो बताना जरूरी है ना, पायलट को भी तो इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए कि क्या वेदर में चेंजेस आ रहे हैं, ओके। तो ये है, एक चीज इसमें और बचता है विच इज सिगमेट। सो नेपल्स था NAPLES, एक इसमें M और कर लेना, MNAPLS कर लेना, या जो भी आपके लिए M जहां आपको फिट करना है वो आप कर लेना। सो सिगमेट आ गया। अब भाई सिगमेट क्या होता है, सिगमेट को अच्छे से समझने के लिए ना आप एयरमेट भी यहीं पे समझ लो, सिगमेट वर्सेस एयरमेट। खाली सिगमेट ही आता है जनरल में, खाली सिगमेट ही आता है। मैं आपको सिगमेट के साथ एयरमेट भी बता दे रहा हूँ क्या होता है। देखो यार सिगमेट की अगर बात करें ना तो ये क्या बताता है, ये सीवियरिटी को बताता है, कोई वेदर में डिसरप्शन आ रहा है, कोई चेंजेस आ रहा है, कुछ भी तो हो सकता है ना, तो सिगमेट के बारे में भी जानना जरूरी है, वो वेदर डिसरप्शन के बारे में जानना जरूरी है। एक मिनट, ओके। सो ये बोथ क्या है, दीज बोथ आर वेदर एडवाइजरी। और इशू किया किसको किया जाता है, सो इट इज इशूड टू पायलट। बट डिफरेंस क्या है, दोनों की सीवियरिटी में डिफरेंस है, या फिर टाइप ऑफ हजार्ड में जो ये रिपोर्ट करता है।
फॉर एग्जाम्पल अगर हम सीवियरिटी की बात करें तो एयरमेट जो है ना वो मेरा मॉडरेट, अगर कोई मॉडरेट हजार्ड है ना उसको बताएगा। वहीं अगर जो मेरा सिगमेंट है वो मेरा सीवियर या एक्सट्रीम हजार्ड को बताता है, सीवियर या एक्सट्रीम हजार्ड। ठीक है, जैसे इसमें क्या हो सकता है, सेगमेंट में आपके सीवियर आइसिंग हो गया या सीवियर टर्बुलेंस आ रहा है, सैंडस्टॉर्म आ रहा है, वॉल्केनिक ऐश है, डस्ट है, ये सब बताता है। एयरमेट क्या बताता है, सिंपल बताता है, मॉडरेट टर्बुलेंस है, छोटा मोटा टर्बुलेंस आ गया, थोड़ा बहुत आइसिंग आ गया, ये सब बता देगा। अफेक्ट कौन कौन होता है, सो हु गेट्स इफेक्टेड। सो अगर हम एयरमेट की बात करें, एयरमेट में मेरा जनरली लाइट एयरक्राफ्ट के लिए होता है। ठीक है, एकदम लाइट एयरक्राफ्ट के लिए होता है, लाइट या फिर जनरल वे में। सेगमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें सारे टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट आ जाते हैं, रिगार्डलेस ऑफ टाइप, जितने भी है सब आ जाएंगे। ठीक है, अगर हम बात करें इसका कि ये इसका फ्रीक्वेंसी क्या है, कि कितने फ्रीक्वेंसी पे ये डेटा दिया जाता है, एडवाइजरी दिया जाता है, तो देखो अगर हम बात करते हैं एयरमेट का, तो एयरमेट का ना ये रूटीनली इशूड होता है हर 6 घंटे पे, एवरी 6 आवर इट इज इशूड। वहीं अगर हम बात करें सिगमेट का, तो सिगमेट इज यूजुअली इशूड 4 आवर के लिए, यूजुअली वो 4 घंटे के लिए किया जाता है, बट इट कैन एक्सटेंड अप टू 6 आवर, दैट डिपेंड्स अपॉन द सी। अब बात करता हूँ इसके अलावा क्या होता है, तो यार अगर एयरमेट बात करूँ ना, एयरमेट बहुत लार्जर सेक्शन ऑफ एरिया को कवर करता है। और सिगमेट की बात करूँ ना, तो सिगमेट बहुत लोकलाइज्ड या फिर स्पेसिफिक एरिया को कवर करता है। कोई हजार्ड स्पेसिफिक एरिया है तो उसको ये कवर अप करेगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद हम देखते हैं जनरल, तो हम खत्म कर दिए। जनरल में क्या था आपका, नेशनल डिफरेंसेस, एरोड्रोम चार्जेस, पार्किंग चार्जेस, मिड सर्विसेज ऑन रूट, सिगमेट, लोकल लोकेशन आइडेंटिफायर दैट इज एयरपोर्ट कोड, ये सब आ गया। अब बात करते हैं इन रूट का, इन रूट में क्या क्या आता है यार। अगर इन रूट की बात करें ना, तो इन रूट का क्या था ट्रिक, डीएनए। अब देखो डीएनए से क्या आता है, डी से क्या हो गया, डी से मेरा होगा डेंजर, रेस्ट्रिक्टेड एंड प्रोहिबिटेड एरिया। अब ये आपको स्टार्टिंग के चैप्टर्स में मैं बता चुका हूँ कि एक्चुअली में होता क्या। यहाँ पे मैं इसका मुद्दा बता देता हूँ ये क्यों है। सो ये बताता है कि कहाँ पे आपका एंट्री लिमिटेड है, रेस्ट्रिक्टेड है या फिर प्रोहिबिटेड है। क्यों, फॉर द रीजन बिकॉज ऑफ सेफ्टी, सेफ्टी आ जाता है, उसके बाद आपका सिक्योरिटी आ जाता है, उसके बाद आपका नेशनल इंटरेस्ट आ जाता है। ठीक है, इन बेसिस पे ये बताया जाता है इंटरेस्ट। ठीक है, सो डी हो गया। एन क्या हो गया, एन से आपका आ गया नावेड फ्रीक्वेंसी। नावेड फ्रीक्वेंसीज क्या बताता है, सो नावेड फ्रीक्वेंसी क्या बताता है, ये डिटेल्स बताता है। सो इट प्रोवाइड डिटेल्स एंड फ्रीक्वेंसीज फॉर रेडियो एंड नावेड्स। फॉर एग्जाम्पल जब आप रेडियो नेविगेशन पढ़ोगे तो आप रियलाइज करोगे कि वीओआर है, एनडीबी है, उनके बैंडविड्थ तो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कौन सा पर्टिकुलर मेरा वीओआर का रेंज है, वीओआर का फ्रीक्वेंसी, अगर सपोज करो आप यहाँ से फ्लाई करते हुए इस तरफ आए, तो आपको बगल वाले नियर बाय स्टेशन के साथ आपको ट्यूनिंग करना है अपना वीओआर, ताकि आपको पता चल पाए कि आपके स्टेशन की तरफ जा रहे हो। तो आपको एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी तो पता होनी चाहिए ना, तभी ना आप अपना इक्विपमेंट, रेडियो नेविगेशन इक्विपमेंट ट्यून करोगे उसके साथ। ओके, सो दिस इज डी एन। अब बच रहा है ए, इन रूट का पार्ट। ए स्टैंड्स फॉर अप्रोच प्रोसीजर्स, APROACH, अप्रोच प्रोसीजर्स। अप्रोच प्रोसीजर्स क्या होते हैं, सो दीज आर नथिंग बट स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर, स्टैंडर्डाइज्ड procedure for arriving at airport, एयरपोर्ट या एरोड्रोम, क्योंकि अप्रोच का मतलब तो अराइविंग ही होता है ना, टेक ऑफ तो हो नहीं सकता। तो स्पेशल कुछ प्रोसीजर्स है, कुछ अप्रोच प्रोसीजर है जो आपको ध्यान में रखना है। ओके, ये भी हम आगे पढ़ेंगे कि अप्रोचेस कितने टाइप के होते हैं, क्या प्रोसीजर होता है, ये भी है रेक्स में ही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सो यहाँ आपका जनरल और इन रूट खत्म हो गया। लास्ट पार्ट जो है उसको हम बोलते हैं ईडी, विच इज
एरोड्रोम डायरेक्टरी। ठीक है, डायरेक्टरी का मतलब तो सबको पता है। पहला इसके अंदर आता है, इसका जो ट्रिक था वो क्या था, नो वॉर मिस्टर, नो वॉर मिस्टर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आता है, एन से बात करते हैं, तो एन से चालू मतलब नंबर ऑफ रनवेज, कितने रनवेज है भाई, वो भी तो पता होना जरूरी है एरोड्रोम में। तो नंबर ऑफ रनवेज बताता है, ये क्यों पता लगना जरूरी है, कि ट्रैफिक कितना होगा आपको इससे आइडिया लग जाता है। नंबर ऑफ रनवेज पता होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कभी इमरजेंसी या कंटिजेंसी लाइक सिचुएशन आ गया और आपको फोर्स लैंडिंग करने की नौबत आ रही है, तो नंबर ऑफ रनवेज पता होना चाहिए ना। ठीक है, रनवेबिलिटी भी इससे पता चल पाता है। उसके बाद नो वॉर, अब डब्ल्यू से क्या आ जाता है, वॉच आवर। वॉच आवर क्या होता है वो समझ लो, वॉच आवर मतलब क्या होता है, ऑपरेटिंग आवर, कि वो एरोड्रोम का ऑपरेटिंग आवर्स क्या है, किस टाइम वो एरोड्रोम में आपको सर्विसेज मिलेगा, किस टाइम पे आपको उस एरोड्रोम में ये सब सर्विसेज नहीं मिलेगा। ऑपरेटिंग आवर भी तो होता है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बिजनेस है या आपके फादर का बिजनेस है तो कुछ ऑपरेटिंग आवर होगा ना, कि सुबह 10 से दोपहर के 2 बजे तक या सुबह 10 से रात के 9 बजे तक, कोई एक पर्टिकुलर ऑपरेटिंग आवर होगा। उस ऑपरेटिंग आवर के अगर आप बाहर में आओगे तो आपको वो सर्विसेज नहीं मिल पाएगा जो सर्विसेज आपको मिल सकता था। ठीक है, तो दिस इज वॉच आवर। उसके बाद क्या हुआ, ए से क्या हो जाता है मेरा, एयरपोर्ट एलिवेशन। एयरपोर्ट एलिवेशन क्या बताता है, ये आपको बताता है कि क्या हाइट है उस एयरपोर्ट का अबव मीन सी लेवल। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इट इज वाइटल फॉर एयरक्राफ्ट परफॉर्मेंस। अब ये नहीं पता है क्यों वाइटल फॉर एयरक्राफ्ट परफॉर्मेंस है, तो बड़ा सिंपल है यार। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो, जैसे जैसे आपका ऑल्टीट्यूड ऊपर बढ़ता है, जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो, एयर मासेस है वो कम होने लगते हैं। नीचे में आपके एयर मासेस की क्वांटिटी ज़्यादा है, ऊपर में आपका एयर मास की क्वांटिटी कम है, तो आपका एयरक्राफ्ट का ओवरऑल परफॉर्मेंस भी तो गिरेगा ना, क्योंकि यही एयर मास से ही तो सब कुछ हो रहा है ना। इंजन इतना इफेक्टिवली ऊपर परफॉर्म नहीं कर पाएगा। अगर इतना अच्छा परफॉर्म ही कर लेता तो हम स्ट्रेटोस्फेयर में नहीं उड़ाते, वहां पे तो कोई वेदर का भी लफड़ा नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया एयरपोर्ट एलिवेशन। सो नो वॉर, एनओ हो गया, डब्ल्यू हो गया, ए हो गया, अब आर आता है। आर आता है रीफ्यूलिंग सर्विसेज। रीफ्यूलिंग सर्विसेज, ये भाई साहब क्या बताते हैं, ये बताता है इंफॉर्मेशन अबाउट अवेलेबिलिटी, जो भी स्पेलिंग गलत हो सकता है देख लेना, अवेलेबिलिटी ऑफ एविएशन फ्यूल। कि अगर उस एयरपोर्ट में मैं गया या फिर उस एरोड्रोम में गया, एफ यू एफ यू ई एल, ओके हाँ एफ यू एल, तो उस एरोड्रोम में एयरपोर्ट में गया तो क्या मेरे को फ्यूल मिलेगा, हम रिफ्यूल कर पाएंगे क्या, रिफ्यूलिंग सर्विसेज है क्या। तो ये आर भी खत्म हो गया। अब क्या बचा, एम बचा, एम आर, ये साथ में। ठीक है, सो एम से क्या हो सकता है, एम से आपका होता है मेट सर्विसेज एट एयरपोर्ट। नाम से ही पता चल रहा है कि वेदर सर्विसेज या फिर वेदर स्टेशन अगर आपके एयरपोर्ट में अवेलेबल है या नहीं है। अब देखो, ये तो आपका था एरोड्रोम डायरेक्टरी में, सिमिलरली एक और था ना, मेट सर्विसेज ऑन रूट था, वो किस में था, वो आपका जनरल में था। तो दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना, ऑप्शन में देगा। सपोज कर क्वेश्चन में आया कि मेट सर्विसेज ऑन रूट किस में होता है, ऑप्शन में दे दिया जनरल में, एरोड्रोम डायरेक्टरी में, या फिर एन रूट में। तो आपको लगेगा यार ऑन रूट है, एन रूट तो होना चाहिए, बट गलत आंसर हो जाएगा। आपको लगेगा यार ऐसा कुछ पढ़े थे हम एरोड्रोम डायरेक्टरी में, बट एरोड्रोम डायरेक्टरी में आप एट एयरपोर्ट पढ़े थे। ठीक है, एट एयरपोर्ट, ये पूछ रहा है ऑन रूट, तो सही आंसर जेन होगा। ठीक है, ये कवर कर लेना। अच्छा, एक ट्रिवियल क्वेश्चन और समझ लो, बहुत जरूरी है ये। ट्रिवियल क्वेश्चन नहीं, एक जस्ट टू गेट इंफॉर्मेशन है, जस्ट गुड टू नो है। इंडिया में ना एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, उसमें कर क्या रहे ना हम, इंडिया का जो एआईएस है, इंडियाज एआईएस, एरोनॉटिकल इंफॉर्मेशन सर्विसेज को हम चेंज कर रहे हैं एआईएम में। एआईएम स्टैंड्स फॉर एरोनॉटिकल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। ठीक है, और ये चेंजेस हम कौन सा प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं ये चेंज करने के लिए,
So the platform which we are using to change is iNetra. ठीक है, ये iNetra क्या हेल्प करेगा? ये iNetra आपको हेल्प करेगा कि आपको एक एडवांस डेटा देगा, एडवांस डेटा एंड हेल्प्स इन जियो स्पेशल मैनेजमेंट। ठीक है, इन डिटेल जानना है तो मैं लिंक आर्टिकल का इसमें डाल दूंगा बायो में, डिस्क्रिप्शन में, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, ओके। अब बात आता है आयरैक चालू करने से पहले आयरैक का थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर दूं कि क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग AIRAC। तो उसको समझने के लिए आप ऐसे समझो कि व्हेन एंड वेयर AIS एंड AIP इज यूज, कहाँ यूज होता है ये भी तो जानना जरूरी है। तो पहले व्हेन का हम आंसर देखते हैं। अगर हम व्हेन की बात करें, सो इट इज यूज्ड बाय पायलट, एयरलाइन एंड ATC। ठीक है, ड्यूरिंग ऑल फेजेस ऑफ लाइफ, ऑल फेजेस ऑफ फ्लाइट, सॉरी ऑल फेजेस ऑफ फ्लाइट, लाइफ नहीं फ्लाइट। ठीक है, जहां पे आप प्लानिंग से लैंडिंग तक में यूज करते हो इसको। ठीक है, अब ये AIS और AIP आपका कंटिन्यूअस अपडेट होते रहता है, कंटिन्यूअस अपडेटेड या अपडेटेड ऑन अ रेगुलर बेसिस। वाया, कैसे अपडेट किया जाता है? आईरैक साइकिल के द्वारा। अब आईरैक क्या होता है? सो आईरैक स्टैंड फॉर एरोनॉटिकल इंफॉर्मेशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल। पढ़ेंगे हम अभी पढ़ेंगे उसको अच्छे से। ठीक है, और ये साइकिल कितने दिन का होता है? ये 28 डेज का होता है। सो कभी अगर लिख दे कि आईरैक साइकिल कितने दिन का होता है, अगर 28 डेज ऑप्शन में नहीं है, अगर मंथ दिया हुआ है, मंथली या मंथ या 30 डेज या 31 डेज, तो उसको टिक मार देना। ठीक है, व्हेन का तो हो गया। वेयर, वेयर भी हम देख लेते हैं कहाँ यूज होता है। तो इंडिया की अगर बात करें, सो इट कवर्स ऑल इंडियन एयर स्पेस, जितने भी एयर स्पेसेस हैं, ए से लेके आपके जी तक जितने भी एयर स्पेसेस हैं उनमें होता है। ऑल्सो कवर मेजर एंड माइनर एरोड्रोम, एरोड्रोम, वाटर एरोड्रोम, एयरपोर्ट, सब कुछ। और कुछ कुछ ओशियनिक एरियाज में भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है ना, हर कंट्री का एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, उसको भी कवर अप करता है। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया होगा। अब ये आ गया तो हम कुछ और भी देख लेते हैं। कुछ और क्या, बायराक ही बचा हुआ है। सो AIRAC होता क्या है ये भाई साहब? आरएक स्टैंड फॉर एरोनॉटिकल इंफॉर्मेशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल। ये है क्या, ये पता है? इन शॉर्ट एक लाइन में अगर बताना हो तो क्या है, इंटरव्यू या कभी आपको किसी को समझाना हो तो, दिस इज नथिंग बट एडवांस नोटिफिकेशन। एग्जाम्पल अगर आपको दूं मैं, तो सपोज करो आप फ्लाई करने वाले हो और आपको पता चला कि कोई चेंज आया है, किसी भी एरोड्रोम में आप जा रहे हो, वहाँ के VOR फैसिलिटी या NDB फैसिलिटी, जो भी रेडियो नेविगेशन या कुछ भी फैसिलिटी में कुछ चेंजेस है, उसके बारे में आपको एडवांस इंफॉर्मेशन तो होना चाहिए ना, उसका काम यही होता है। ठीक है, डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। एरोनॉटिकल इंफॉर्मेशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल क्या है? सो इट इज डिफाइंड बाय ICAO टू रेगुलेट and control the updatings या updates of aeronautical information। यही है, ये डेफिनेशन है। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ और देखते हैं। देखो, इसका जो एस्टैब्लिशमेंट है या फिर इसका विड्रॉल है, या जो सिग्निफिकेंट चेंजेस है, वो साइकिल्स में होते हैं। और वो साइकिल कितने इंटरवल का होता है? अभी मैं आपको बताया 28 डेज का। ठीक है, अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट करना है वाया AIS नहीं AIS, सो अगर आप चाहते हो कि कोई इंफॉर्मेशन विच
shall be डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर आपको इंफॉर्मेशन एडवांस में चाह रहे हो डिस्ट्रीब्यूट करना वाया AIS, तो आपको कम से कम एटलीस्ट 42 डेज पहले आपको एडवांस नोटिफिकेशन देना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आपने 42 डेज पहले एडवांस नोटिफिकेशन दे दिया, सपोज करो एडवांस नोटिफिकेशन मिला कि ये पर्टिकुलरली XYZ एरोड्रोम है, यहाँ का जो VOR का फ्रीक्वेंसी है वो पहले 121 था, अभी 131 मेगाहर्ट्ज हो गए, सपोज करते हैं। ठीक है, अगर आपने ये चेंजेस डाल दिया 42 डेज पहले, अगर आपने ये डाल दिया, सो इंफॉर्मेशन नोटिफाइड शैल नॉट बी चेंज फॉर एटलीस्ट 28 डेज आफ्टर इफेक्टिव डे। 28 दिन पहले आप चेंज नहीं कर सकते हो उसको एटलीस्ट। ठीक है, अब क्या क्या चेंजेस आईरैक नोटिफाई करता है? आईरैक क्या क्या चेंजेस नोटिफाई करता है? आईरैक नोटिफाइज चेंजेस लाइक, सबसे पहला FIR पता है, फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन होता है, ऑलरेडी बता चुका हूं, फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन। इसमें कुछ चेंजेस आ रहा है, कोई भी FIR में चेंजेस आ रहा है आपका, तो उसको उसके बारे में बताएगा। दूसरा कंट्रोल एरिया, तीसरा कंट्रोल जोन के बारे में। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस भी हम देख लेते हैं यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो, एक चीज और ध्यान रखना कि आईरैक और क्या क्या बताता है। आईरैक आपका नॉइज अबैटमेंट के भी बारे में बात करता है, अबेटमेंट, नॉइज अबेटमेंट प्रोसीजर के भी बारे में बात करता है। भगवान बहुत गंदा हैंडराइटिंग है। अबेटमेंट के बारे में भी बात करता है। नॉइज अबेटमेंट प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए। कुछ कुछ नियम कानून होते हैं कि भैया आप बहुत साए स्पीड में नहीं आ सकते हो, थोड़ा सा नॉइज रेस्ट्रिक्शन भी आपको रखना पड़ेगा, थोड़ा सा दबे पाँव भी आना पड़ेगा, आपको एयरक्राफ्ट उतारना पड़ेगा। ठीक है, दोनों इंजन यूज़ करना है, एक इंजन यूज़ करना है, इसके बारे में भी आयरन पर्टिकुलरली आपको बताता है। मीटरोलॉजिकल फैसिलिटी बताता है, पोजीशन, फ्रीक्वेंसीज, कॉल साइन, इनमें अगर कोई इरेगुलरिटी है या कोई चेंजेस है उसके बारे में भी बताएगा आपको। ओके, तो ये सब लिख लेना, ये सब मैं लिख नहीं रहा हूँ। कुछ कुछ चीज़ है जो याद रखना है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि इंस्ट्रूमेंट चार्ट्स प्रोसीजर ये कहाँ गिवन होता है? तो याद रखना, दिस इज गिवन इन AIP, हमेशा याद रखना। डेंजर एरिया कहाँ होता है? AIP में दिया हुआ होता है। करंट वॉच आवर, अगर आपको एरोड्रोम को पता करना है तो आप कहाँ रेफर करोगे? AIP। ये आपके RK वाली के क्वेश्चन है जो मैं बता रहा हूँ अभी, डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये हो गया। तो अब हम नोटैम में भी आते हैं। अच्छा, आयरैक आपको सब तो मैं बताया, एक चीज भूल गया, रनवे एंड स्टॉपवे के बारे में भी बताता है। हाँ, याद रखना, आयरैक आपको रनवे, अगर मान लो रनवे या स्टॉपवे में कुछ चेंजेस आए तो उसके बारे में भी बताएगा। ठीक है, ओके, अब हम नोटैम में आते हैं। नोटैम, नोटैम का फुल फॉर्म क्या है? नोटिस टू एयरमैन। होता क्या है ये? अगर एकदम सिंपल साफ शब्दों में बोले तो इसका मतलब है कि इट इज नोटिस, कोई भी नोटिस या इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय मीन्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशन, और इस टेलीकम्युनिकेशन या इस नोटिस में इंफॉर्मेशन क्या क्या होता है? तो इसमें इंफॉर्मेशन क्या क्या होता है वो देख लो। इंफॉर्मेशन, इस्टैब्लिशमेंट, कंडीशन, चेंजेस, किसका? एरोनॉटिकल फैसिलिटी का, एरोनॉटिकल फैसिलिटी या फिर सर्विस, एरोनॉटिकल सर्विस। कोई प्रोसीजर में चेंज आया है, प्रोसीजर में चेंज आया है, कोई हजार्ड है जो आ रहा है। ठीक है, जो भी अगर कोई पर्सनल जो फ्लाइट ऑपरेशन का कंसर्न पर्सनल है, अगर उसके लिए इन सब इंफॉर्मेशन में कोई भी काम का इंफॉर्मेशन उस पर्टिकुलर पर्सनल के या पर्सन के लिए है, वो कोई भी हो सकता है, वो पायलट हो सकता है,
वो एटीसी हो सकता है, वो क्रू हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, उनको देना है ये सारा इंफॉर्मेशन। नोटिस, सो नोटिस टू एयरमैन इज प्रोवाइडेड टू any particular person or personnel who are concerned with the flight operation at that particular time, ठीक है, which is essential for their knowledge। तो ये सब चेंजेस अगर कुछ है तो दिया जाता है। अब अगर मैं नोटैम की बात करूं तो नोटैम जो ओरिजिनेट हुआ है ना, नोटैम ओरिजिनेट कहाँ होता है, तो इट इज ओरिजिनेटेड बाय इंटरनेशनल नोटैम ऑफिस, इसको हम एनओएफबी बोलते हैं, ठीक है। और ये है कहाँ कहाँ पे, सो इंडिया में अगर हम बात करें तो इट इज इन मुंबई, इट इज इन दिल्ली, इट इज इन कोलकाता, है ना, और चेन्नई। सो मुंबई, कोलकाता, दिल्ली एंड चेन्नई, ठीक है, ये बताता है। अब बहुत टाइप की नोटैम की सीरीज होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें, सो नोटैम इज लिस्टेड फॉर इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन एंड आर प्रोमलगेटेड इन सीरीज। और कौन कौन से सीरीज में उनको प्रोमलगेट किया जाता है, सो ए बी सी डी एंड जी, ठीक है, ई एफ नहीं होता है, याद रखना। सो अगर हम सीरीज ए का बात करें तो सीरीज ए में क्या क्या है, सीरीज ए में क्या बात होता है, इसमें बात होता है चेंजेस और अनसर्विसेबिलिटी, सर्विसेबिलिटी ऑफ एरोनॉटिकल फैसिलिटी, जो कि आपका ये जो चेंजेस है या अनसर्विसेबिलिटी है, अगर अगर ये चेंजेस या अनसर्विसेबिलिटी 2 घंटा से ज्यादा के लिए रहने वाला है ना, 2 घंटा से ज्यादा के लिए, तो हम सीरीज ए में डालेंगे। अगर यही सब जो चेंजेस मैं आपको बताया, सीरीज SCRIES, सीरीज बी, अगर ये सारा चेंजेस या अनसर्विसेबिलिटी ऑफ एरोनॉटिकल फैसिलिटी अगर 2 घंटा से कम के लिए होने वाला है, 2 घंटा या 2 घंटा से कम, बट मोर देन 30 आवर है, बट मोर देन 30 मिनट, सॉरी, बट मोर देन 30 मिनट है, बट 2 घंटा से कम है, तो वो सीरीज बी में आएगा। सीरीज सी में क्या होता है, सीरीज सी में हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन अबाउट डोमेस्टिक फ्लाइट, डोमेस्टिक फ्लाइट। डी में क्या बात करते हैं, डी हम बात करते हैं डिफेंस कंट्रोल्ड एरोड्रोम के बारे में, कंट्रोल्ड एरोड्रोम, ठीक है। तो उससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे आ जाता है, ये डी हो गया। अब लास्ट बता जी, जी में क्या आता है, ये जनरल इंफॉर्मेशन है। जी बेसिकली मेरा जनरल इंफॉर्मेशन है, ठीक है, जो कि उस समय के लिए एयरक्राफ्ट के ऑपरेशन में कुछ चेंजेस ला सकता है। और ये जी जो है इट इज इशूड बाय इंटरनेशनल नोटैम ऑफिस दिल्ली, ये दिल्ली वाले नोटैम ऑफिस ही करेंगे। याद रखना खासियत इसकी यही है जी की, जो याद रखने वाली चीज है कि दिल्ली नोटैम ऑफिस ही इसको इशू करते हैं। कंटेन इंफॉर्मेशन ऑफ जनरल लास्टिंग कैरेक्टर अफेक्टिंग एयरक्राफ्ट ऑपरेशन इन जनरल, अगर इन जनरल कुछ चेंजेस आ रहे हैं एयरक्राफ्ट ऑपरेशन में, कोई ऐसा जनरल लास्टिंग कैरेक्टर है, कोई ऐसा चेंजेस है, ठीक है, ओके। और याद रखना ये दिल्ली नोटैम ऑफिस तो पब्लिश करेगा ही, बट ऑपरेट करेगा ही, बट इशू किसके अंडर में होता है, किसके गाइडेंस में होता है, सो डीजीसीए के गाइडेंस के अंदर ही होता है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। सो इट इज इशूड बाय डीजीसीए, और इसका देख रेख ऑपरेटर कौन है, दिल्ली नोटैम ऑफिस इसका ऑपरेटर है। इशू कौन करता है, डीजीसीए करता है, इशूड बाय डीजीसीए, ठीक है, ओके। अब ये आ जाता है, इसके बाद कुछ तो बचा नहीं है। एक ये देख लो, एक ये बचा है, एआईसी। एआईसी क्या होता है, एआईसी का फुल फॉर्म क्या होता है, सर्कुलर होता है, ये कुछ नहीं होता है, सर्कुलर होता है, ठीक है, एरोनॉटिकल इंफॉर्मेशन सर्कुलर। अब देखो इसके अंदर आता क्या क्या है, एरोनॉटिकल इंफॉर्मेशन सर्कुलर, इसके अंदर आता क्या क्या है, सो इट, इसमें क्या क्या आता है, हाँ, इसमें आता है दोज नोटिस
या इंफॉर्मेशन जो कि ऐसा इंफॉर्मेशन जो कि क्वालिफाई नहीं कर रहा है फॉर नोटैम, डज नॉट क्वालिफाई फॉर नोटैम। नोटैम के कैटेगरी या सीरीज में हम डाल ही नहीं सकते, ना ही नोटैम के कैटेगरी में या फिर एआईपी के कैटेगरी में ऐसा इंफॉर्मेशन हम डाल ही नहीं सकते हैं। बट जो ये सब इंफॉर्मेशन है हम इन सब कैटेगरी में नहीं डाल सकते, बट दीज इंफॉर्मेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फ्लाइट सेफ्टी, एयर नेविगेशन के लिए। ठीक है, तो वो हम इसमें जानते डालते हैं, सर्कुलर में डालते हैं। इसमें क्या क्या आ जाता है, इसमें आ जाता है आपके एग्जाम डेट्स, ठीक है, मेडिकल इंफॉर्मेशन, ठीक है, जो कि रिलेटेड टू पायलट है। जैसे अभी कुछ मेडिकल इंफॉर्मेशन रिलेटेड आया था ना सर्कुलर में, एआईसी में ही आया था वो, कि जितना भी आपके इनिशियल्स है सब गवर्नमेंट में होंगे, ठीक है, गवर्नमेंट एज इन की एयरफोर्स मेडिकल सेंटर्स पे ही होंगे जो इनिशियल्स होंगे, तो वो सब इसी में आते हैं। एक एआईएस भी देख लो। एआईएस के बारे में एक पॉइंट आपको बताना भूल गया, इसके अंदर क्या क्या आते हैं। एआईपी तो आपको बताया ही, एआईपी के अलावा एआईपी अमेंडमेंट भी आएगा, सप्लीमेंट भी आएगा, नोटैम भी इसी में आता है, एआईएस में ही आता है, एआईएस ही हम लोग पढ़ रहे हैं। फिर पीआईबी भी आता है, उसके बाद एआईसी भी आता है, चेकलिस्ट भी आता है एंड समरी भी आता है। पता है इन सबको हम साथ में क्या बोलते हैं? एआईएस इंक्लूड में बोल रहा हूँ, एआईएस के अंदर क्या क्या आता है इन सबको साथ में हम क्या बोलते हैं? एआईएस तो बोलते ही है, साथ में हम उसको आईएपी बोलते हैं। आईएपी मतलब इंटीग्रेटेड एरोनॉटिकल पैकेज। डीजीसीए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये जो चेकलिस्ट है याद रखना, इट इज प्रिंटेड एवरी मंथ, एवरी मंथ प्रिंटेड, ठीक है। अब ये हो गया। लास्ट चीज देख लेते हैं, स्नो टाइम और एश टाइम क्या होता है। स्नो टाइम, एश टाइम, नाम से ही पता चलता है। ऐसा इंफॉर्मेशन जो कि आपको स्नो के बारे में, आइस के बारे में या फिर स्टैंडिंग वाटर के भी बारे में, ये ध्यान रखना। स्टैंडिंग वाटर बताने का मकसद ही यही था, स्टैंडिंग वाटर भी इसके अंदर आता है। अगर एरोड्रोम में इनमें से कुछ है, स्नो है, आइस है, स्टैंडिंग वाटर है पेवमेंट एरिया में, तो हम स्नो टाइम रिपोर्ट करते हैं। अगर आपका कोई ऐसा इंफॉर्मेशन है जो कि कंसर्न कर रहा है आपका कोई भी चेंजेस हुआ है वोल्केनिक एक्टिविटी में, ठीक है, वॉल्केनिक एक्टिविटी में क्या आ गया, जैसे वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है या फिर वॉल्केनिक ऐश क्लाउड आ रहे हैं या फिर इरप्शन हो रहा है, तो इसके बारे में अगर आपको इंफॉर्मेशन या रिपोर्ट करना है तो हम ऐश टाइम के थ्रू रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। सब हो गया, आपको ये बता दिया, एआईसी भी बता दिया ना, एरोनॉटिकल इंफॉर्मेशन सर्कुलर, ठीक है, सब तो हो ही गया। ओके ब्रो, बाय बाय।